नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे। मैं सोनू लोहिया आपके नए यूट्यूब चैनल अकेडमी प्लस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की जो हमारी टॉप 20 सीरीज है, तो जो हम एसएससी जीडी के लिए टॉप 20 सीरीज के अंतर्गत मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, तो उसको आज की जो आपकी क्लास होगी, जो आज का सेशन है, इसमें हम कवर करेंगे। तो इसमें आप सभी जुड़ें और जो आपका मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट के माध्यम से आप अपने को जांचें, परखें और देखें कि आप इसमें से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। तो देखते हैं जो आज का आपका मॉक टेस्ट है, सभी मेरे साथ जुड़ेंगे और आज का जो आपका मॉक टेस्ट है उन्हें जरा देखेंगे। इसमें जो आपके संबंधित प्रश्न है जी, देखते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इसमें पहला क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? चार ऑप्शन है आपके सामने, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी। ये चार ऑप्शन है आपके सामने। अब इनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? आसान सा क्वेश्चन है। स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? बताएंगे सभी। स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था जी? स्थायी बंदोबस्त की अगर बात करें तो जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए क्या दे रखा है? ऑप्शन ए है लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्या है आपका ऑप्शन ए? ऑप्शन ए है लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त आपका लागू किया था। और क्वेश्चन भी आता है कि स्थायी बंदोबस्त का जनक कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब बात करते हैं स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त की अगर बात करें, स्थायी बंदोबस्त क्या था आपका? स्थायी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त आपने पढ़ा होगा। स्थायी बंदोबस्त भूमि से संबंधित आपकी एक व्यवस्था थी, जिसमें आपने पढ़ा होगा इसमें जो 90% जो आपका मुनाफा था वो किसको जाता था? कंपनी को। और 10% मुनाफा ये किसको जाता था? आपका जमींदार को। कंपनी को और किसको जाता था? जमींदार को। आपसे पूछा जाता है कि स्थायी बंदोबस्त में भूमि का मालिक किसे माना गया? जमींदार को माना गया। अब स्थायी बंदोबस्त आपने पढ़ा होगा, स्थायी बंदोबस्त भारत के कौन से क्षेत्र में लागू हुआ? तो आप पढ़ते हैं स्थायी बंदोबस्त आपने पढ़ा होगा बंगाल, बिहार और कौन सा आपका? उड़ीसा। बंगाल, बिहार और उड़ीसा, तो इन क्षेत्रों में आपका स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। लेकिन कुछ समय बाद फिर आपका स्थायी बंदोबस्त जो था ये सही तरीके से नहीं चल पाया और ये आपका निरस्त हो गया था। तो ये आपका क्या है? स्थायी बंदोबस्त। क्लियर हो गया। एक आपने ऐसी भूमि से संबंधित व्यवस्था पढ़ी होगी, इसे पढ़ते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था। कौन सी है? रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था आपने पढ़ी होगी। कौन सी व्यवस्था? रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में आपने पढ़ा है, ये आपके किसके शासनकाल में? लॉर्ड हेस्टिंग्स का शासनकाल आप पढ़ते हैं 1813 से 1823। तो इसमें आपके दो व्यक्ति थे, एक कौन था? कर्नल रीड और एक कौन था? थॉमस मुनरो। क्वेश्चन भी आता है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? कर्नल रीड और थॉमस मुनरो। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या है? इसमें भूमि का मालिक, रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का मालिक किसको माना गया? किसान को। और रैयतवाड़ी व्यवस्था आपकी कहाँ से शुरू की गई थी? ये सबसे पहले कौन से प्रांत में लागू की गई? मद्रास में। कौन सा प्रांत था आपका? मद्रास। तो ये याद रखेंगे, रैयतवाड़ी व्यवस्था का जनक कर्नल रीड, थॉमस मुनरो, और भूमि का मालिक कौन था? किसान। और इसमें आप याद रखेंगे रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले कौन से प्रांत में लागू की गई? मद्रास। जबकि स्थायी बंदोबस्त बंगाल, बिहार और उड़ीसा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति का कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, राखीगढ़ी, बनवाली, आलमगीरपुर, रोपड़। आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि हड़प्पा संस्कृति का कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है। कमेंट करेंगे सभी। राखीगढ़ी, बनवाली, आलमगीरपुर और क्या है आपका? रोपड़। इनमें से कौन सा आंसर आपका सही है? राखीगढ़ी, बनवाली, आलमगीरपुर और आपका क्या है? रोपड़। बताएंगे सभी, कमेंट करें। आसान सा क्वेश्चन है। तो इसका जो आपका आंसर होगा वो क्या है? आलमगीरपुर। कौन सा है? आलमगीरपुर। तो आप पढ़ते हैं, जब सिंधु घाटी सभ्यता आपने पढ़ा होगा, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो पूर्वी स्थल आप पढ़ते हैं, पूर्वी स्थल कौन सा है? आलमगीरपुर। कौन सा है? आलमगीरपुर। तो आलमगीरपुर आपने पढ़ा है। आलमगीरपुर कौन सी नदी के किनारे आप पढ़ते हैं? हिंडन नदी के किनारे। हिंडन नदी के किनारे। और आप जिला पढ़ते हैं, कौन से जिले में स्थित है? मेरठ में स्थित है। तो आपने पढ़ा होगा, तो आलमगीरपुर, हिंडन नदी के किनारे, मेरठ। और मेरठ कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, राखीगढ़ी अगर आपसे पूछा जाए, राखीगढ़ी कहाँ पर है? हिसार, हरियाणा आप पढ़ते हैं। बनवाली भी कहाँ पर आपका? हरियाणा। और रोपड़ आपसे पूछे तो रोपड़ कहाँ पर आपका? पंजाब में। कहाँ पर? रोपड़, पंजाब में। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं।
तो ये हो गया आपका हड़प्पा संस्कृति का कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश से था, आलमगीरपुर। और आपसे पूछे हड़प्पा सभ्यता के किस नगर को बंदरगाह नगर कहा जाता है, तो आप पढ़ते हैं बंदरगाह नगर कौन सा है, लोथल। लोथल कहाँ पर आपका, गुजरात। और हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल को, मृतकों का टीला। मृतकों का टीला अगर आपसे पूछ रहा है, मृतकों का टीला किसे बोलते हैं, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो आपने पढ़ा होगा, मोहनजोदड़ो कहाँ पर आपका, पाकिस्तान। क्लियर हो गया। तो आपसे पूछे बंदरगाह नगर, ये दोनों बहुत आते हैं, अभी पेट में भी आपका पूछा गया था, बंदरगाह नगर आपसे पूछ रहा है, तो बंदरगाह नगर याद रखेंगे, लोथल। और आपसे पूछे मृतकों का टीला, मृतकों का टीला, तो ये किसको कहा जाता है, मृतकों का टीला, ये कहा जाता है आपका मोहनजोदड़ो को। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन आप पढ़ रहे हैं इसमें, तो इसमें थोड़ा सा आपका विश्लेषण ही आप पढ़ेंगे, बाकी आगे देखेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है। 4 ऑप्शन है, शतपथ है, पंचविश है, गोपथ है, ऐत्रेय है। बताएंगे सभी, कमेंट करके बताएं। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, शतपथ, पंचविश, गोपथ या क्या है, ऐत्रेय। बताएंगे सभी, कमेंट करेंगे। आसान सा क्वेश्चन है, सभी का कमेंट करके बताएं जी। जी इसका क्या है आपका, पढ़ा होगा अथर्ववेद, तो इसका क्या है आपका, गोपथ। आंसर कौन सा सही है आपका, गोपथ। अब इनको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, एक आप ट्रिक के माध्यम से इनको देख सकते हैं और हमेशा आपको याद रहेंगे। जैसे एक तरफ तो हो जाएगा वेद, एक क्या तरफ हो जाएगा वेद, वेद के बाद आप लिखेंगे उपवेद, और उपवेद के बाद आप लिख सकते हैं, अलग से आप नोटबुक यूज कर सकते हैं। और एक होता है आपका ब्राह्मण ग्रंथ, क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ। ये आपके 3 प्रमुख होते हैं। अब इनमें से आपको जानना है जी इनका कौन सा आपका आंसर है। जैसे वेद आपने पढ़ा होगा, वेद कितने आपके, 4 वेद हैं। तो सबसे पुराना वेद पढ़ते हैं ऋग्वेद, सबसे नया अथर्ववेद। तो आप पढ़ते हैं, तो वेद में एक तो आप याद रखें RYSA, ऐसे याद रखेंगे। उपवेद अगर आपसे पूछ रहा है ADGS, ऐसे आपको याद रहेगा हमेशा। और ब्राह्मण ग्रंथ पूछ रहा है तो याद रखें AKST SP और क्या है आपका G, AKST SP और आपका G। क्लियर हो गया। अब इनसे क्या क्वेश्चन आपके बनेंगे, जैसे R है, R से क्या बन जाएगा, R से बन जाएगा जी ऋग्वेद, R से क्या बन जाएगा, ऋग्वेद। Y पूछ रहा है तो Y से क्या बन जाएगा आपका, यजुर्वेद। S पूछ रहा है, S से क्या बन जाएगा, S से बन जाएगा सामवेद। A पूछ रहा है, A से क्या बन जाएगा, A से बन जाएगा अथर्ववेद। क्या बन जाएगा आपका, अथर्ववेद। A से क्या बन जाएगा आपका, A से बनेगा आपका अथर्ववेद। A से क्या बन जाएगा, A से बन जाएगा आपका अथर्ववेद। अथर्ववेद बन गया। क्लियर हो गया। उसके बाद आपसे पूछे उपवेद कौन कौन से, उपवेद में से भी क्वेश्चन आता है। तो A से अगर पूछ रहा है, A क्या है, A है आपका आयुर्वेद। A से क्या बन जाएगा, आयुर्वेद। आपसे पूछ रहा है D क्या है, D से बन जाएगा आपका धनुर्वेद। और आपसे पूछ रहा है G क्या है, G से आपका क्या बन जाएगा, G से बन जाएगा गंधर्ववेद। क्या बन जाएगा, गंधर्ववेद। और S से क्या बन जाएगा आपका शिल्पवेद। S से क्या बन जाएगा, S से बन जाएगा शिल्पवेद। क्या बन गया, शिल्पवेद। तो इनमें से भी आ जाते हैं क्वेश्चन। जैसा आपसे दे दिया आयुर्वेद किस वेद का उपवेद है, तो आप याद रखेंगे ऋग्वेद का। तो कोई भी अगर पूछ रहा है इस तरीके से आप टेबल से याद रख सकते हैं। अब आते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ में A से अगर पूछ रहा है, A से क्या बनेगा, ऐत्रेय। क्या बनेगा, ऐत्रेय। और K से अगर पूछ रहा है, K से क्या बनेगा, K से बनेगा आपका कोशीतकी। क्या बनेगा, कोशीतकी। A से ऐत्रेय, K से क्या बनेगा आपका कोशीतकी। वेरी गुड। उसके बाद में S से अगर पूछ रहा है, S से क्या बनेगा, S से बनेगा शतपथ। और T से क्या बनेगा, T से बन जाएगा तैत्रेय। क्या बन जाएगा, तैत्रेय। T से बन गया तैत्रेय। S से क्या पूछ रहा है, S से बन जाएगा शतविश। और P से क्या बन जाएगा, P से बन जाएगा आपका पंचविश। S से बन गया शतविश और P से क्या बन गया आपका, P से बन गया पंचविश। और G जो इसमें पेपर में पूछा है, तो G से आपका क्या बन जाएगा, गोपथ। क्या बन जाएगा आपका, गोपथ। क्लियर हो गया। अगर इस तरीके से आपसे पूछ रहा है तो इस तरीके से इस टेबल को आप याद रख सकते हैं, स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं टेबल का। बहुत महत्वपूर्ण आपकी टेबल है, इनमें से आपका क्वेश्चन पूछा जाता रहता है। ये क्लियर हो गया। तो इस जो आपका क्वेश्चन देख रहे थे, अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, गोपथ। तो ये अथर्ववेद एरा और गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ आपका एरा। इस ट्रिक से इसको याद रख सकते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? आजीवक संप्रदाय पढ़ा होगा आपने। आजीवक संप्रदाय आचार्य अजित, पकुद, कच्चायान, मखमली पुत्र घोषाल, पूर्ण कश्यप। बताएंगे सभी, कमेंट करेंगे, कमेंट करके बताएं सभी जी। आजीवक संप्रदाय, आजीवक संप्रदाय आपसे पूछ रहा है, तो इसका जो सही आंसर होगा, सही आंसर क्या है? मखमली पुत्र घोषाल। मखमली पुत्र आपका कौन सा है? घोषाल। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अश्वघोष की कौन एक रचना नहीं है? ये आपके दे रखे हैं इसमें, अश्वघोष की कौन सी एक रचना नहीं है? ये सारी पुत्र प्रकरण है, सारी पुत्र प्रकरण। इसे यहां से हटा देंगे, दे सारी पुत्र प्रकरण, बुद्ध चरित्र, हर्षचरित्र, सौंदर्य आनंद। तो आपको बताना इनमें से कि अश्वघोष की कौन सी एक रचना नहीं है। बताएं कमेंट करके, आसान सा क्वेश्चन है जी। इसमें कौन सा आपका आंसर है? आंसर है इसमें आपका, पढ़ेंगे आप क्रम से, तो इसमें कौन सा आपका? हर्षचरित। क्या है जी? हर्षचरित। आपने पढ़ा होगा, हर्षचरित आपने पढ़ा है। हर्षचरित किसने लिखी है? बाण भट्ट ने। किसने लिखी है? हर्षचरित आपकी लिखी है बाण भट्ट ने। और बाण भट्ट आप पढ़ते हैं, बाण भट्ट किसका दरबारी कवि था? हर्षवर्धन का। किसका दरबारी कवि था? हर्षवर्धन का। बाकी आप अन्य देख रहे हैं, जैसे बुद्ध चरित है, बुद्ध चरित किसने लिखी है? अश्वघोष ने। सारी पुत्र प्रकरण भी किसने लिखी है? अश्वघोष ने। सौंदर्य आनंद भी किसने लिखी है? अश्वघोष ने। क्लियर हो गया। तो बाण भट्ट का दरबारी कवि था, मतलब हर्षवर्धन का दरबारी कवि था बाण भट्ट। इसने कौन सी पुस्तक लिखी? हर्षवर्धन के जीवन के ऊपर, हर्षचरित। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है तो वह किसको संबोधित करेगा? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देगा तो किसे देगा? तो ये चार ऑप्शन है आपके सामने, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष। बताएंगे सभी, कमेंट करके बताएं कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देगा। कमेंट करेंगे सभी, बताएंगे जी, कमेंट करके बताएं। आसान सा क्वेश्चन है। तो आपने पढ़ा है राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो आप याद रखेंगे, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। किसको देता है? उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देगा। क्लियर हो गया। राष्ट्रपति का पद कौन से आर्टिकल में आता है? आप पढ़ते हैं, राष्ट्रपति के पद के लिए कौन सा आर्टिकल है? 52। कौन सा आर्टिकल है? 52। क्लियर हो गया। राष्ट्रपति के लिए कौन सा आर्टिकल है? 52। उपराष्ट्रपति के लिए कौन सा आर्टिकल है? आप पढ़ते हैं 63। मुख्य न्यायाधीश आपने पढ़ा होगा, सुप्रीम कोर्ट में अगर आप मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर रहे हैं तो कौन से आर्टिकल में? 124। कौन सा आर्टिकल? 124। और लोकसभा अध्यक्ष का पद कौन सा आर्टिकल में आता है? 93 में। और प्रधानमंत्री के लिए कोई विशेष आर्टिकल नहीं है। आपने पढ़ा होगा कि जो आपका केंद्रीय मंत्रिमंडल होगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल का मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री। और इसकी नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति कौन करता है जी? राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। तो इसके लिए कोई विशेष आर्टिकल नहीं है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट, लोकसभा के सदस्यों की निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय कौन करता है? यानी अगर लोकसभा के सदस्य किसी कारणवश आपका अनुशासनहीनता दिखाते हैं तो उनकी जो आपकी निलंबित या निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय कौन करेगा? ये चार ऑप्शन है आपके सामने, लोकसभा अध्यक्ष, संसदीय मामलों का मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। बताएंगे सभी, कमेंट करें क्या इसका आंसर सही होगा जी। बताएंगे सभी। इसका जो आपका सही आंसर होगा, लोकसभा के सदस्यों की अगर बात आती है तो कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। क्लियर हो गया। कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। आपसे ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? इसका निर्णय भी कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। और ये बहुत पूछते हैं, जो संयुक्त अधिवेशन होता है, संयुक्त अधिवेशन, वैसे संयुक्त बैठक शब्द होता है, तो संयुक्त बैठक आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 108 में आपकी होती है। तो इसकी अध्यक्षता कौन करता है? इसकी अध्यक्षता भी करता है लोकसभा अध्यक्ष। कितनी बार हुई है? आपने पढ़ा होगा, ये आपकी 3 बार हुई है। एक बार कब हुई? 1961 में, एक बार 1978 में, और एक बार कब हुई है? 2002। तो संयुक्त बैठक कितनी बार हुई है? 3 बार।
1961 में दहेज प्रथा कानून के लिए, 1978 में बैंकिंग सुधार के लिए, 2002 में पोर्टर कानून के लिए। अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। ये लोकसभा अध्यक्ष से जुड़े हुए आपके क्वेश्चन थे। क्लियर हो गया आपका। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया? तो ये 4 ऑप्शन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सच्चिदानंद सिन्हा। कमेंट करके आप बताएंगे सभी कि जो आपका उद्देश्य प्रस्ताव है वो किसने पेश किया था। उद्देश्य प्रस्ताव ही बाद में आपका प्रस्तावना बना। उद्देश्य प्रस्ताव ही क्या बना? आपका प्रस्तावना। बताएंगे सभी जी। कमेंट कर रहे हैं कुछ? सही कमेंट है आपका। उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव की अगर बात करें, उद्देश्य प्रस्ताव आपका किसने पेश किया था? तो आप पढ़ते हैं ये किसने पेश किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने पेश किया? उद्देश्य प्रस्ताव ये आपका पेश किया था किसने? जवाहरलाल नेहरू ने आपका पेश किया। तो जब संविधान सभा की एक आपने बैठक पढ़ी होगी 13 दिसंबर 1946। कब हुई? 13 दिसंबर 1946 की बैठक में जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जिसमें लिखा हुआ था कि भारत एक संप्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य होगा। ये उसमें लिखा हुआ था। तो उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया? जवाहरलाल नेहरू ने। कब पेश किया? 13 दिसंबर 1946। उसके बाद में आपसे पूछा जाएगा जो उद्देश्य प्रस्ताव है, उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया? तो उद्देश्य प्रस्ताव आप याद रखेंगे कब स्वीकार किया गया? 22 जनवरी 1947। कब आपका स्वीकार कर लिया गया? 22 जनवरी 1947। और उद्देश्य प्रस्ताव ही बाद में क्या बना है? ये बना प्रस्तावना। अब एक क्वेश्चन आपके लिए, आप कमेंट करके बताएंगे क्वेश्चन क्या है। यहीं से मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, आप बताएंगे सभी कमेंट करके। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, कमेंट करके आप छापेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना। क्वेश्चन पढ़ लेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख मिलता है? कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख मिलता है? सभी कमेंट करके बताएंगे, कमेंट कर देंगे। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख मिलता है? ये क्वेश्चन आपके लिए नेक्स्ट क्लास में फिर इसका हम आंसर बताएंगे, जो आपका नेक्स्ट आप देखेंगे। तो आप बताएंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख मिलता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो आप बताएंगे इनमें से कौन सा सही है। कमेंट करके आप बताएं। तो जो नेक्स्ट आपका हम करेंगे इसमें सॉल्यूशन, जो नेक्स्ट आपका मॉक टेस्ट होगा उसमें इसका सॉल्यूशन बताएंगे जी। बताएंगे सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिगामेंट जोड़ता है। लिगामेंट किसको जोड़ता है? तो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, पेशी को पेशी से जोड़ता है, हड्डी को पेशी से जोड़ता है, पेशी को उपास्थि से जोड़ता है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने। बताएंगे सभी, कमेंट करके बताएं कि लिगामेंट किसको किससे जोड़ता है। लिगामेंट किसको जोड़ता है? हड्डी को हड्डी से, पेशी को पेशी से, हड्डी को पेशी से, या पेशी को उपस्थि से। ये उपास्थि है, उपस्थिति हो रहा है यहाँ पे, उपास्थि। ये 4 ऑप्शन है। तो इसका जो सही आंसर होगा, सही आंसर क्या होगा? हड्डी को हड्डी से। किसको जोड़ता है? हड्डी को हड्डी से। तो आपका क्लियर हो गया। हड्डी को हड्डी से जोड़ने का कार्य कौन करता है? लिगामेंट आपका कार्य करता है। आपसे पूछा जाएगा मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी? आपकी 206। नॉर्मल क्वेश्चन है। सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? जो आपसे सबसे मजबूत पूछे तो सबसे मजबूत या बड़ी कौन सी होती है? आपकी फीमर। फीमर कहाँ मिलती है? जांघ में। और सबसे छोटी कौन सी होती है आपके? ये होती है स्टेपिज। तो याद रखेंगे सबसे बड़ी मजबूत हड्डी फीमर, सबसे छोटी स्टेपिज। ये कहाँ मिलती है? आपकी कान में मिलती है। फीमर कहाँ मिलती है? जांघ में। नेक्स्ट है, अस्थि में कौन सा लवण सबसे अधिक होता है? जो आपकी मानव अस्थि होती है तो उसके लिए कौन सा लवण आपका सबसे अधिक होता है? बताएंगे सभी, कमेंट करेंगे। मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम फास्फेट। कमेंट करके बताएं सभी कौन सा सही आंसर है इसका। अस्थि में कौन सा लवण सबसे अधिक होता है? जी बताएंगे सभी, अस्थि में कौन सा लवण सबसे अधिक होता है? कमेंट करके बताएं।
अस्थि में अगर लवण की बात करें तो कौन सा होता है, तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम फास्फेट। तो आपको याद रखना है इसमें कौन सा होता है, कैल्शियम फास्फेट, क्योंकि आप पढ़ते हैं कि हड्डी का जो निर्माण है तो उसमें 2 आपके खनिज तत्व होते हैं, एक क्या होता है कैल्शियम और एक क्या होता है आपका फास्फोरस। कौन कौन होते हैं, कैल्शियम और फास्फोरस। क्लियर हुआ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कठोर व्यायाम के समय पेशियों में क्या बनता है। अच्छा क्वेश्चन है, आप बताएंगे। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनता है, वसा से प्रोटीन बनती है, ग्लूकोज से प्रोटीन बनता है और पायरुविक अम्ल से लैक्टिक अम्ल बनता है। इनमें से बताएंगे कौन सा आंसर सही है। बताएं सभी, कमेंट करके बताएं जी। ऑप्शन डी। कौन सा है इसका आंसर, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी याद रखेंगे, पायरुविक अम्ल से क्या बनता है आपका, लैक्टिक अम्ल। आपने पढ़ा भी होगा, जब हमारे शरीर में थकान हो जाती है तो कौन सा अम्ल जमा हो जाता है, लैक्टिक अम्ल। कौन सा जमा हो जाता है, लैक्टिक अम्ल आपका जमा हो जाता है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, पेट में भी आपका आया था ये क्वेश्चन। तो इसमें है ऑप्शन में समय, गति, दूरी, प्रकाश की तीव्रता। किसकी इकाई है आपका प्रकाश वर्ष, बताएंगे सभी, कमेंट करेंगे। प्रकाश वर्ष आपने पढ़ा है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है आपका, दूरी की। किसकी है, दूरी की। आपने पढ़ा होगा जो खगोलीय दूरी होती है, कौन सी दूरी है, खगोलीय दूरी। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी होती है खगोलीय दूरी। तो खगोलीय दूरी को मापने के लिए कौन से आपके इकाई का प्रयोग करते हैं, प्रकाश वर्ष। और आप ये भी पढ़ते हैं कि जो 1 प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, 1 प्रकाश वर्ष बराबर, तो आप याद रखेंगे 9.46 गुणा 10 की पावर 15 क्या है, मीटर है। 9.46 गुणा 10 की पावर 15 मीटर, या 9.46 गुणा 10 की पावर 12 मीटर, 12 किलोमीटर। क्या होगा आपका, 12 किलोमीटर। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी नहीं बदलता है। तो ये आपके 4 ऑप्शन है, वेग या गति, तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति, अपवर्तनांक। बताएंगे सभी, कमेंट करके बताएं निम्न में से क्या नहीं बदलता है। बताएंगे सभी, कमेंट करेंगे जी। इसका जो सही आंसर होगा, सही आंसर क्या है इसका, आवृत्ति। क्या है आपका, आवृत्ति। आवृत्ति में कोई आपका परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन इसमें कोई नहीं होगा। तो आंसर क्या हो गया आपका, आवृत्ति। नेक्स्ट है, पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था। तो ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचा था। तो वो आपको कमेंट करके बताना है, इसमें कमेंट करके बताएंगे कौन सा इसमें से व्यक्ति है। लियोनोव है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग है, माइकल कॉलिंस है, जेम्स वैन एलन है। इसमें से आप बताएंगे कि कौन सा सही है। आसान सा क्वेश्चन है। तो आप पढ़ते हैं, इसका जो आंसर होगा सही वो क्या है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो आपने पढ़ा होगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो ये आपका कहाँ का नागरिक है, ये यूएसए का नागरिक है, यूएसए का नागरिक। तो वर्ष 1969 में ये आपका चंद्रमा पर गया था, और चंद्रमा पर आपका गया था, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा तो किस वर्ष गया था, 1969 में, और कहाँ का नागरिक था आपका, यूएसए का। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सबसे ज्यादा श्यानता होती है, यानी सबसे ज्यादा जो गाढ़ापन है वो किसमें होता है, निम्न में से जल की, वायु की, खून की, शहद की। बताएंगे सभी, कमेंट करके बताएं जल की, वायु की, खून की या शहद की। सभी बताएंगे कमेंट करके, जल की, वायु की, खून की, शहद की। तो सब जानते हैं इसमें जो ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी क्या है, शहद की। तो सबसे ज्यादा जो आपकी श्यानता या गाढ़ापन किसका होता है, शहद का। और शहद को आप क्या बोलते हैं, शहद में पाए जाने वाली जो शर्करा होती है उसे क्या बोलते हैं, फ्रक्टोज। क्या बोलते हैं, फ्रक्टोज। शहद में पाए जाने वाली शर्करा कौन सी होती है आपकी, फ्रक्टोज। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध किसका घटिया स्रोत है। दूध किसका घटिया स्रोत है, कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन सी, कार्बोहाइड्रेट। बताएंगे सभी, कमेंट करके बताएं जल्दी। दूध किसका घटिया स्रोत है, कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन सी, कार्बोहाइड्रेट।
जी, इसका कौन सा आंसर सही होगा? विटामिन सी। कौन सा है? विटामिन सी। तो विटामिन सी का आपका घटिया स्रोत माना जाता है दूध। बाकी सब इसमें आपके मिलते हैं, क्योंकि विटामिन सी इसमें नहीं पाया जाता, इसलिए घटिया स्रोत इसको मानते हैं दूध को। और दूध से आपके दो क्वेश्चन आप बहुत आते हैं। एक तो आप याद रखेंगे, जो दूध है, दूध में पाए जाने वाली जो शर्करा है वो कौन सी होती है? लैक्टोज। यानी दूध में जो मीठापन है वो किसके कारण होता है? लैक्टोज। और दूध का जो सफेद रंग है वो कौन सी प्रोटीन के कारण होता है? वो होता है केसीन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन? आपकी केसीन प्रोटीन। तो इन दो को भी इसमें याद रखेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे देखते हैं। नेक्स्ट है, पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए तो जो आपका फिल्टर पेपर होता है तो वो वास्तव में क्या होता है, उसमें किसका आप प्रयोग करते हैं? तो ऑप्शन में आपके पोटेशियम डाइक्रोमेट या सल्फ्यूरिक अम्ल, उसके बाद आपका पोटेशियम परमैंगनेट या आपका सल्फ्यूरिक अम्ल, उसके बाद है सिल्वर नाइट्रेट लेपित सिलिका जेल, या ऑप्शन डी आपका हल्दी। इनमें से आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा सही है जो इसके लिए आपका प्रयोग करते हैं। बताएंगे सभी किसके लिए प्रयोग करते हैं? कमेंट करके बताएं सभी जी, किसके लिए प्रयोग करते हैं। तो आपने पढ़ा होगा जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है और आपका क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। तो आपका इसमें हम जो भाप है तो इसके भाप के माध्यम से, सांस के माध्यम से हम उसका पता लगा लेते हैं कि किस व्यक्ति ने आपका नशा किया हुआ है या नहीं किया हुआ। पोटेशियम डाइक्रोमेट और क्या आपका? सल्फ्यूरिक अम्ल। ये पेपर में आया हुआ आपका क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? तो CO कार्बन मोनोऑक्साइड है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, नेक्स्ट O2 ऑक्सीजन है, या O3 ओजोन है। इनमें से आपको बताना है कि चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है। कमेंट करके आप बताएंगे सभी, चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? दूधिया हो जाता है। तो इसमें कौन सा आपका आंसर सही होगा? इसमें आपका CO2। क्या है आपका? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। किसके कारण हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर हो गया आपका। चूने से आपके दो क्वेश्चन और आते हैं, जैसे आप उसमें पढ़ते हैं केमिस्ट्री में। एक तो क्वेश्चन है बिना बुझा चूना। क्या है? बिना बुझा चूना। बिना बुझा चूना को आप क्या बोलते हैं? और एक क्वेश्चन है आज आपका बुझा हुआ चूना। क्या है? बुझा हुआ चूना। इसको आप क्या बोलते हैं? बिना बुझा चूना आप सब जानते हैं क्या होता है? CaO। क्या बन जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड। और बुझा हुआ चूना क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस। क्या बन जाएगा? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो इन दोनों को भी याद रखेंगे। बिना बुझा चूना को हम क्या बोल देंगे? CaO। और बुझा हुआ चूना को क्या बोल देंगे? CaOH का क्या है? होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो चार ऑप्शन में नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से अगर सही तरीके से उसका दहन नहीं हो रहा है तो कौन सी गैस आपकी निकलेगी, वायुमंडल को प्रदूषित करेगी? तो कौन सी गैस है इसमें से आप बताएंगे, निम्न में से कौन सी गैस ऐसी है जो आपका पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है? बताएंगे सभी। तो आपने पढ़ा होगा जो पेट्रोल डीजल के वाहन होते हैं तो वो सबसे ज़्यादा कौन सी गैस निकालते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सी गैस निकालते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड। और इसमें से एक क्वेश्चन भी आता है कि साइलेंट किलर गैस कौन सी है? साइलेंट किलर गैस। या आपसे पूछा जाता है कि दम घोटू गैस, साइलेंट किलर गैस या क्या है आपका दम घोटू गैस, किस गैस को कहा जाता है? तो कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड। क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर, जैसे हम सांस ले रहे हैं तो हमारे सांस के माध्यम से अंदर जाएगी और हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देती है। क्या बना देती है जी? कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देती है। क्या बना देगी? कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देती है। ये याद रखेंगे, कौन से बना देती है? कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देती है जी। अब आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन उसे आप देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसे देखते हैं जरा जी। एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से लिखता हूं,
अभी तक आपने 19 क्वेश्चन पढ़े, एक क्वेश्चन आप बताएंगे तो मैं अपनी तरफ से इसमें लिखता हूँ, आपको बताना है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 है। एक मैंने आपको हल करने के लिए दिया है, जो आपका नेक्स्ट आपका इसमें सॉल्यूशन करवाएंगे, जो नेक्स्ट आपका होगा इसमें, तो उसमें आपको बताया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में उसका हल। तो 20वां क्वेश्चन आप याद रखेंगे। आपसे अगर पूछा जाए, क्वेश्चन है आपका उपचुनाव, क्या है आपका? उपचुनाव। उपचुनाव में चुने गए सदस्य, उपचुनाव में चुने गए सदस्य, क्वेश्चन देखेंगे, उपचुनाव में चुने गए सदस्य का कार्यकाल, कार्यकाल, उपचुनाव में चुने गए सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, ये आपका क्वेश्चन है। अब इसमें से आपको बताना है, ऑप्शन में आपको दे रहा हूं, उपचुनाव में चुने गए सदस्य का कार्यकाल कितना होता है। ऑप्शन ए है शेष कार्यकाल के लिए, शेष कार्यकाल, शेष कार्यकाल के लिए, शेष कार्यकाल के लिए। ऑप्शन बी है 5 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए। ऑप्शन सी है 6 वर्ष के लिए। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। अब आप बताएं जल्दी से, उपचुनाव में चुने गए सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो ये 4 ऑप्शन है, शेष कार्यकाल के लिए, 5 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए, इनमें से कोई नहीं। बताएंगे सभी, कमेंट करेंगे। इसका जो सही आंसर होगा वो क्या है? तो इसका सही आंसर होगा आपका शेष कार्यकाल के लिए, शेष कार्यकाल के लिए। तो उपचुनाव कब होता है? जैसे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, या कोई व्यक्ति आपका इस्तीफा दे देता है अपने पद से, जैसे कोई विधानसभा का है, लोकसभा का आपका सदस्य है, तो उसके बाद में उस सीट को भरने के लिए हम जो आपके नए चुनाव कराएंगे वो कहलाएंगे आपके उपचुनाव। तो उपचुनाव का जो आपका कार्यकाल होगा, जो उस सदन का आपका अवशेष कार्यकाल है, केवल उसके लिए वो सदस्य का आपका कार्यकाल निर्धारित रहेगा। तो आपको याद रखना है उपचुनाव में। और इसमें एक मैंने आपको क्वेश्चन दिया है आपका कि प्रस्तावना से संबंधित जो आपका दिया है, उसको आप जो नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी इसमें मॉक टेस्ट की, उसमें उसका सॉल्यूशन बताएंगे। तो सभी कमेंट करके बताएंगे कि उसका सही आंसर क्या है। इसी के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।